सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, गुड आफ्टरनून पहले तो सारे लोगों को। और हम जो है आज हमारा जो टॉपिक है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अभी हमने साइकोडायनेमिक तो हमारा कट ही किया है। ठीक है, हमने बिहेवियरल पढ़ लिया, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल पढ़ लिया, कॉग्निटिव पढ़ लिया। अब जो भी थेरेपी है, जो भी थेरेपी जिस भी तरीके से यूज़ करी जाती है, ठीक है, जो कि हमें समझ है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ भी लिया इसके बारे में। बट इसमें इन्होंने ये भी बोला है साथ के साथ कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको साइकोथेरेपी या प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद करते हैं। एंड वो पेशेंट्स के वेरिएबल भी होते हैं और थेरेपिस्ट के वेरिएबल्स भी होते हैं। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझा जाता है, बिकॉज दोनों के कंट्रीब्यूशन से के बिना जो है इसको हम लोग पूरा नहीं कर सकते। और जैसे हमने थेरेपेटिक रिलेशनशिप में पूछा था कि ये एक अलायंस है, ठीक है, और इस ये अलायंस बेसिकली एक दोस्ती की तरह नहीं होती है। आपको क्लाइंट और थेरेपिस्ट इस अलायंस में आते हैं बिकॉज अल्टीमेटली आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये चीज़ करी जाती है। तो फैक्टर्स इन्होंने एक्सप्लेन करे हैं। 4 मार्कर का ये टॉपिक है और इस तरीके से पूरे तरीके से लिखने को आ ही जाता है। बीच बीच में से भी कुछ पूछ लेते हैं, वो मैं आपको पढ़ते पढ़ते बता देता हूँ। तो व्हाट आर दीज? तो कहते हैं साइकोथेरेपी हम लोग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हीलिंग प्रोसेस में हमारी मदद करते हैं। पहला ये मेजर फैक्टर इन द हीलिंग इज़ द टेक्निक्स अडॉप्ट बाय द थेरेपिस्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम विद द पेशेंट एंड क्लाइंट। ठीक है, तो आप क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। तो जैसे जो लोग हैं अभी मेरे साथ, हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त यार हैं, तो इनफैक्ट आगे बढ़ोगे, जैसे जो लोग साइकोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उनको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि वो किस तरीके का ट्रीटमेंट और किस तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करके सामने वाले को ठीक करना चाहेंगे। ठीक है, ये क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कहते हैं कि अगर आप बिहेवियरल सिस्टम है और सीबीटी स्कूल को अडॉप्ट किया गया है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को एंशियस क्लाइंट को ठीक करने के लिए, तो रिलैक्सेशन प्रोसीजर, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग जो है ज़्यादा आपकी मदद करेंगे क्लाइंट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जस्ट एन एग्जाम्पल, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर थेरेपेटिक अलायंस, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया अभी स्टार्ट करने से पहले, विच इज़ फॉर्म बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड पेशेंट, हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द थेरेपिस्ट एंड द वार्मथ एंड एम्पैथी प्रोवाइडेड बाय द थेरेपिस्ट। तो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, आप किसी एक इंसान को अप्रोच करने की कोशिश करते हो जो किसी भी टाइम में आपके पास अवेलेबल होता है और आपकी प्रॉब्लम को सुन सकता है, आपको सोल्यूशन दे सकता है। तो इसमें भी जो है आपकी काफ़ी जो है मन की जो, जैसे मन को शांति मिलती है, दिमाग को शांति मिलती है, तो ऐसा होता है। जैसे ऑब्वियसली एक टीचर का काम भी, जैसे टीचर है या कोई भी गुरु है या शिक्षक है, जिस भी तरीके से, तो आपको लगता है प्रॉब्लम है, हाँ मैं इनके पास जाऊंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। जस्ट एज एन एग्जाम्पल ये इन्होंने बताया। फिर इन्होंने साथ के साथ ये बोला कि एट द आउटसेट ऑफ थेरेपी वाइल द पेशेंट क्लाइंट इज बीइंग इंटरव्यूड इन द इनिशियल सेशंस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ही और शी अनबर्डन्स द इमोशनल प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड। अब होता क्या है कि अगर मैं थेरेपिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ, कोई ABC बंदा या बंदी मेरे पास एज अ क्लाइंट आती है, तो एक प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, इंटरव्यू सेशन चल रहे होते हैं, हमने पढ़ाई था, ठीक है, और अपनी क्लाइंट अपनी सारी बात जो है हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। इस दौरान भी आपकी जो इमोशनल आप अनबर्डनिंग कर रहे होते हो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, लाइफ में ये हो गया, वैसे हो गया, कोई मुझे छोड़ के चला गया, ऐसा है, मेरे को बचपन से किसी ने साथ नहीं दिया। तो इसमें बेसिकली धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप अपनी मन की बात सामने वाले को क्या कह रहे हो, इमोशनल अनबर्डन आप हो जाते हो। इस प्रोसेस को हम लोग कैथारसिस के नाम से जानते हैं एंड इट हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसको कैथारसिस के नाम से जाना जाता है, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये 1 मार्कर है, ठीक है, कि इमोशनल अनबर्डनिंग को किस नाम से या किस प्रोसेस को किस नाम से बुलाया जाता है, दिस इज़ नोन एज कैथारसिस। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई। फिर इन्होंने बोला लास्ट कि कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हैं जो कि साइकोथेरेपी में एसोसिएटेड है। कुछ फैक्टर्स इन्होंने पेशेंट क्लाइंट के जो है एट्रीब्यूट किए हैं, जैसे सम फैक्टर्स आर एट्रीब्यूटेबल टू द पेशेंट, सम फैक्टर्स आर एट्रीब्यूटेबल टू द क्लाइंट। दोनों तरीके से, बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी का ट्रीटमेंट करने बैठा हूँ तो क्लाइंट भी वो ट्रीटमेंट कराने को तैयार रहना चाहिए। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसे वो फॉलो करना है, ठीक है, उसे वो समझना है, उसे वो इम्प्लीमेंट करना है। अगर वो नहीं करेगा या मैं नहीं करूँगा या वो नहीं फिर करेगा या मैं फिर नहीं करूँगा या मैं कर रहा हूँ वो नहीं करेगा, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। इसमें इन्होंने बोला ये फैक्टर्स नॉन स्पेसिफिक है बिकॉज ये अलग अलग टाइम पे साइकोथेरेपी में हमारे सामने आते हैं अक्रॉस डिफरेंट क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स एंड डिफरेंट थेरेपिस्ट। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स विच आर एट्रीब्यूटेबल टू द क्लाइंट पेशेंट आर मोटिवेशन फॉर चेंज। थेरेपिस्ट भी ये चाहेगा, मोटिवेट करेगा
खुद को भी, मेरे को इसमें बदलाव लेकर आना है और हम लोग पेशेंट में भी ये चाहेंगे कि उसमें बदलाव आए, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख के चलते हैं। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ड्यू टू ट्रीटमेंट, जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो आपको ये पूरा भरोसा होता है कि वो ठीक करेगा सामने वाले को, और क्लाइंट को भी ऐसा फील करना है। अब ऐसा नहीं हो हाँ जी चलो चलते हैं, हो जाएगा तो ठीक है बढ़िया है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखी जाएगी, प्रॉब्लम ही तो है, जी लेंगे, ऐसा नहीं फील करना, ठीक है। इसको हम लोग पेशेंट वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, आपको ये फीचर्स पता होने चाहिए, कभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। वैसे आया नहीं है, स्कूल लेवल पे आपसे पूछ लेते हैं, और जो है सैम्पल पेपर में एक आध आया हुआ है बोर्ड्स के, वैसे बोर्ड्स में एग्जैक्टली कभी नहीं आया लिखने को, ठीक है। एंड नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स जो कि थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो है पॉजिटिव नेचर, और थेरेपिस्ट जो है अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से परे होना चाहिए। उसको ऑब्वियसली ऐसा नहीं है पता चले थेरेपिस्ट के अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है और वो भी सामने वाले के साथ इमोशंस में बह गया, फिर तो हो गई नदी पार, गंगा पार हो जाएगी दोनों की। तो ऐसा नहीं करना है, आप स्ट्रॉन्ग मेंटल आपका जो है कंडीशन होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, और उस हिसाब से ही आपको सामने वाले को देखना है। एंड गुड मेंटल हेल्थ, ये सारे थेरेपिस्ट वेरिएबल्स हैं, तो ये आप याद रखिएगा, पेशेंट वेरिएबल और थेरेपिस्ट वेरिएबल कौन कौन से यहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये इन्होंने बताया। तो ये आपका फैक्टर्स थे, क्लियरली स्टेटेड है, कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। 4 मार्कर का एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर कैथारेसिस है, पेशेंट नॉन पेशेंट वेरिएबल्स, पेशेंट और थेरेपिस्ट वेरिएबल्स आप याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ बताइए। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट, एथिक्स इन साइकोथेरेपी। अब साइकोथेरेपी में एथिक्स की ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी, विच इज़ लाइक कि आप ये देखो सब चीज़ों का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट या गाइडलाइंस हमारे सामने होती हैं, और ये समझ के हमें चलना पड़ता है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे थेरेपिस्ट है या फिर डॉक्टर है, जैसे अगर हम लोग बोले, जैसे आप अगर नॉर्मल अगर कोई बीमारी होती है आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उनके भी अपने एथिक्स है, आपसे पूछेंगे, आपको डायग्नोस करेंगे, आप स्कैन करेंगे, आपको है ना स्टेथोस्कोप से देखेंगे, ऐसे करेंगे। यहाँ पे भी ये जो एथिक्स आपको साइकोथेरेपी में जो है फॉलो करके चलना पड़ता है। इनफैक्ट जो पीछे मेरे बच्चे जो साइकोलॉजी ऑनर जिन लोगों ने चूज़ करी है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि ना इस साइकोलॉजी का ना आप जितना ज़्यादा बेस्ट यूज़ ले सकते हैं सोसाइटी के लिए वो चीज़ करिए, ठीक है, रादर देन इसका मिस, बिकॉज साइकोलॉजी का कई लोग मिसयूज़ भी करते हैं, इसका जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, सोसाइटी में बेनिफिट मिले, वो करिए। और ये इस एथिक्स में लिखा हुआ है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड्स टू बी टेकन, आपको सामने वाले से किसी उसकी परमिशन लेने की ज़रूरत है, आपको पूछना पड़ेगा। अगर मान के चलो सिंपल सी बात है, या बोलोगे सर इसमें पूछने वाली क्या बात है, क्लाइंट तो खुद चल के आएगा, जी आएगा, बिल्कुल आएगा, बट बीच में कभी ऐसा हो सकता है कि हमें कोई थेरेपी ऐसी देनी पड़े जिसमें जो है क्लाइंट को ज़रूरत है, तो हमें से उसको पूछ के देना पड़ेगा। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलनी है, हमें ढिंढोरा नहीं पीटना है, ठीक है, किसी के बारे में कि ये आया देखो बल्ले हो बल्ले, ढोल बजाएंगे नगाड़े बजाएंगे, देखो ये हमारे पास क्लाइंट आया, देखो ये बीमार है, देखो इसको प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। फिर सबसे मेन एम जो होता है साइकोथेरेपिस्ट का, उसके पर्सनल डिस्ट्रेस जो क्लाइंट की है और उनके जो है सफरिंग है उसको हटाने की कोशिश करी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रैक्टिशनर क्लाइंट का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे आपको डिग्निटी मेंटेन करके चलनी है, बिकॉज ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि पता चले कोई लड़की आई और लड़का थेरेपिस्ट है तो यहाँ पे चक्कर चला लिया जी, ठीक है, और कोई लड़की थेरेपिस्ट और लड़का है तो चक्कर चला लिया जी, ठीक, ऐसा नहीं है। लाइकिंग ऑब्वियसली नेचुरल लाइकिंग है। अब मैंने आपको बताया भी था, डियर जिंदगी देखोगे तो उसमें ये इंस्टेंस है जहाँ पे आलिया भट्ट को शाहरुख खान से प्यार होने लग जाता है, बिकॉज उसको ट्रीट कर रहा होता है, तो शाहरुख खान उसमें क्लियर कर देता है कि वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल गेम और हमें इससे बाहर आना है, ठीक है, हमें इसे जो है अपने आप को ओवरकम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देख के चलनी है। ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी को मेंटेन करके चलना है, आपको रिस्पेक्ट करके चलना है। ऐसा नहीं है अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, कुछ भी जो है आप चीज़ें करते जा रहे हो। एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स यहाँ पे ज़रूरी होता है, तो जिस फील्ड में आप थेरेपी देने की कोशिश कर रहे हो उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स आपको आने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम यहाँ पे होता है, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। ओके, तो ये आपके एथिक्स है, सिंपल इज़ दैट। 4 मार्कर का ये 3 एंड 4 मार्कर का ये भी बोर्ड्स में क्वेश्चन है, आता है, ये बोर्ड्स में आया हुआ है, तो ये एज इट इज़ ऐसे पूछ लिया जाता है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ बोर्ड्स में आज तक लिखने की नहीं आई, आप प्लीज़ इसको रीड में डाल लीजिए, यहाँ लिख लीजिए। साधु वासवानी के जो बच्चे हैं यहाँ पे हैं, उनके स्कूल में उनकी जो टीचर है वो बीच बीच में से यहाँ से उठा के कुछ भी दे देती हैं,
स्कूल में, बोर्ड्स में कतई नहीं आया है, तो आप इसको सिर्फ रीडिंग पर रखना। मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें इन्होंने जो है ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में बताया कि आजकल भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट जो है आगे अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो ये ज़रूर हम लोग प्रॉपरली इसको करेंगे। जैसे इसमें योगा के बारे में बताया है, मेडिटेशन के बारे में, पतंजलि सूत्र के बारे में बताया है, हर्बल रेमेडीज़ के बारे में बताया है। तो कहते हैं अष्टांग योग है, योग सूत्र है, विपासना मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। सुदर्शन क्रिया योग है, तो कहते हैं इसमें ये बहुत बेनिफिशियल होता है पीटीएसडी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़, क्रिमिनल ऑफेंडर्स होते हैं। और ये काफ़ी लेवल पे सुदर्शन क्रिया योग जो है इसको यूज़ किया जा रहा है। योगा जो है आपके मूड को, मेंटल फोकस को, स्ट्रेस को जो है स्ट्रेस को कम करती है, इन सब में आपको अच्छा बनाती है। 30 मिनट डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। निमंस जो हमारा, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ का बच्चे बोलते हैं कि हमारे यहाँ का पागल खाना है, बट इट्स ए मेंटल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे एक तरीके का प्रॉपर हॉस्पिटल है जहाँ पे इन पेशेंट्स को रखा जाता है। शाहदरा में है एक, तो आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के सामने। और ये इन्होंने बताया कि इससे फर्दर इन्होंने जब रिसर्च करी तो ये बताया गया कि वहाँ पे इससे सुदर्शन क्रिया योग से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, योगा से आपकी स्लीप क्वालिटी और लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होती है। कुंडलिनी योग भी यूज़ करा जाता है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए में इसको पढ़ा भी गया है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कुंडलिनी योग यूज़ किया जाता है। एंड इट कंबाइंस प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, दैट इज़ विपासना, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल, आप रीड करके रखिएगा, आता नहीं है यहाँ से बोर्ड्स में कुछ। ठीक है, ये बताया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी 4 मार्कर का क्वेश्चन है, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। ठीक है, अब हम तो देखो यहाँ पे इंडिया में बैठे हैं, ऑब्वियसली अभी भी जो है कई जगहों पे और इनफैक्ट कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है कि व्हाट इज़ डिसऑर्डर, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़। अभी आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जिनके घर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, तो टॉक विद करके हेल्प एक कॉलम आया हुआ है, टॉक विद कुछ करके, टाइम्स टॉक करके, उसमें ना लोग अपने संडेज़ को ही आता है कॉलम, जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स भेजते हैं। तो उसमें एक लड़के का आया हुआ है कि वो फिज़िक्स का, आई थिंक उसने फिज़िक्स ऑनर्स कर रहा है, उसका भाई है छोटा, परेशान है थोड़ा सा, उसको जो है डिसऑर्डर है, और पीछे उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब हो गई है उस ब्रदर की, और जो है सामान उठा के फेंकता है, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, खाना वाना छोड़ देता है। तो हालांकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। काउंसलर तो कहते हैं, हमारी जो थोड़ी सी स्टीरियोटिपिकल है सोसाइटी, तो और जो सुपरस्टिशियस भी है, तो कहते हैं उसको काउंसलर के ना ले जाके अब उसको तांत्रिक्स के पास ले जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो है हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अल्टीमेटली मेरे ये कहने का मतलब ये था कि जो भी मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनका रिहैबिलिटेशन करना, उनको प्रॉपर सेटल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, बट कम्प्लीटली हमें दिखाया नहीं जाता वहाँ पर। ठीक है, तो कहते हैं ट्रीटमेंट जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का, इसके 2 सिम्टम्स हैं, 2 कॉम्पोनेंट्स हैं एक्चुअली, नॉट सिम्टम्स। कहते हैं आप जो पहली बात, आपके सिम्टम्स में कमी आएगी, साथ के साथ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। जहाँ आपके सिम्टम्स में कमी आना शुरू हो जाती है, वहाँ पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव धीरे धीरे, कई केसेस में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। जैसे आप अगर स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, या और कोई छोटे मोटे एंजाइटी हो रही है, किसी चीज़ का डर है, तो जहाँ जहाँ सिम्टम्स खत्म होंगे वहाँ वहाँ आप ग्रो होना शुरू करते हो। बट जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, उसमें आपके सिम्टम्स में कमी ज़रूर आती है अगर थोड़ी थोड़ी, बट इतना ज़्यादा लाइफ ग्रोथ आपकी साथ के साथ नहीं दिख रही होती। ये इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। कहते हैं माइल्डर डिसऑर्डर्स हैं, फोबिया है, इन सब चीज़ें, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है साथ के साथ। अगर जो है सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया, तो रिडक्शन ऑफ जो है रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एन इम्प्रूवमेंट ऑफ quality of life. Many patients suffer from negative symptoms such as disinterest, lack of motivation, and वो काम करना पसंद नहीं करते, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते। तो रिहेबिलिटेशन जो है इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प सच पेशेंट बिकम सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है, उनको रिहेबिलिटेशन से वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। ऐसे जेल्स, जो जेल होती है हमारी, वहाँ पे भी किया जाता है कि उनको, जैसे क्रिमिनल्स हैं कुछ हैं, उनको थोड़ा थोड़ा काम सिखाया जाता है, और वो पैसे जोड़ के जब उनकी रिहाई होगी उनको दे देते हैं। पर्पस ये होता है कि बाहर जब भी निकले तो ये अच्छे मेंबर बने सोसाइटी के। कुछ लोग हैं, बाकी सारे लोग नहीं बनते। एम जो है रिहेबिलिटेशन का इज़ टू एम्पावर द पेशेंट टू बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी टू एक्सटेंड पॉसिबल, जो कि मैंने आपको बताया। और इसमें ये मार्क कर लीजिएगा, ये पॉइंट्स हैं इसके। इंट्रोडक्शन तो थोड़ा बहुत लिखना ही होता है। आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है,
सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, वोकेशनल थेरेपी, ये सब चीज़ें करी जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आपको काम करने सिखाया जाता है, जैसे कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग, सिलाई बुनाई टाइप्स। सोशल स्किल्स में जो है आपको पेशेंट को इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाया जाता है, इमिटेशन और इंस्ट्रक्शन दे दे के, ठीक है, मतलब बता बता के करा जाता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सोशल ग्रुप में एक इंसान अच्छे से काम कर पाए। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग दी जाती है कि बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव हो, जैसे मेमोरी है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, अटेंशन है। एंड आफ्टर द पेशेंट इंप्रूव सफिशिएंटली, वोकेशनल ट्रेनिंग इज गिवन वेयर इन द पेशेंट इज हेल्प टू गेन स्किल्स नेसेसरी टू अंडरटेक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर बाहर जाओगे तो आप जो भी काम अगर यहाँ सीखोगे तो वहाँ जाके कर सकते हो। इनफैक्ट ऐसा भी है कि मतलब सोच के ऐसा लगता है, बट ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, बट जेल में जाके आपकी सारी सुविधाएं फ्री होती है। अभी पीछे लखनऊ नहीं कानपुर की जेल का आया हुआ था, 3 साल पहले की बात है। तो वो बंदा बाय चांस उसने जो है किसी का मर्डर कर दिया था, इंटेंशनली नहीं था, कुछ था पंगा। और फिर उस बंदे ने, क्योंकि वो मतलब जेल में आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो उनको उस बंदे को पढ़ाया गया इग्नू से। उसने डिजिटल लर्निंग से जो है उसने एक कोर्स भरा ग्रेजुएशन का, और उसमें वो टॉप, उसको गोल्ड मेडल मिला। इग्नू वालों ने उसको गोल्ड मेडल दिया जेल में रहते रहते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन लोगों को कराई जाती है। अब इनफैक्ट आप जाओगे तो तिहाड़ जेल, हम लोग दिशा, राधे और मैं और गुनगुन, हम लोग ये आसपास ही रहते हैं इनफैक्ट। हाँ हाँ, हम लोग आसपास ही रहते हैं। तो यहाँ पे तिहाड़ जेल प्रोडक्ट्स की दुकान भी खुली थी, तो अंदर जो जो सामान बनता है उनका, वही क्रिमिनल्स ही बनाते हैं, और उनको यहाँ पे बेचा जाता है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले, ठीक है। ये चीज़ करी जाती है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था, और ये चैप्टर फॉर्चुनेटली संडे के दिन हमारा ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से अगर आपको किसी से कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। इतना सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है इसमें? आराध्या, दिशा, गुनगुन, कीर्ति, पलक, कुछ डाउट, कुछ टॉपिक नहीं समझ आया हो? नो डाउट। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो फिर आई होप नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप स्टिल एक बार पढ़ लीजिएगा, चैप्टर हमारा ख़त्म है बिल्कुल, और जो टॉपिक कटे हैं वो तो नहीं करने हैं, बाकी आप रीड ऑन कर लीजिएगा। एंड आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अचानक से मैंने बोल दिया और आपने टाइम निकाल लिया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि कल हम लोग हैं नहीं। तो हम लोग मिलते हैं फिर सीधा ट्यूसडे को, या टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड एन्जॉय योर संडे, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच, बाय। थैंक यू।